तो मैं राकेश कुमार झा सक्सेस पॉइंट अतरवा से आज मॉडर्न हिस्ट्री का 5वां क्लास लेकर आप लोग के बीच आया हूँ। आप लोग को पता हो जो मैं लूसेंट का मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट बाय पार्ट चैप्टर बाय चैप्टर टॉपिक बाय टॉपिक कवर करवाने का प्रयास करता हूँ, जिसमें आज हम लोग आए हैं 5वां क्लास लेकर के। जो कर्नवालिस के कुछ पार्ट बच गए थे, जिसको मैं आप लोग के सामने लेकर के आया हूं। आप लोग अक्षरशः देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, अब आपको मैं बताता हूं। जो पिछले पार्ट 4 तो आप लोग देखे होंगे। आज पार्ट 5 में हम लोग हैं, जिसमें मैं बता रहा हूं भू राजस्व वसूलने के लिए रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। और वो किसके द्वारा किया गया था, किस में किया गया था, ये है आपके लॉर्ड कर्नवालिस। आज मैं आप लोगों को रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था को समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान जो होते थे वो सरकार से व्यक्तिगत रूप से समझौता करते थे, लगान व्यक्तिगत रूप से समझौता करते थे, ना कि उसके बीच में कोई बिचौलिया दलाल वगैरह कोई नहीं रहता था। किसमें हो? रैयतवाड़ी व्यवस्था में। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार यानी कि ब्रिटिश भारत में लगभग 51% भूमि आई थी। कितना आया था? 51% भूमि आई थी। और जिसमें 1792 इसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था 12 महल जिला में 1792 ईस्वी में इसके द्वारा कर्नल रीड के द्वारा शुरुआत किया गया था। कब हो? 1792 ईस्वी में। 1792 के बाद 1820 ईस्वी में मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था की प्रारंभ किया गया था। उसके बाद 1825 ईस्वी में मुंबई में, और वही 1825 के बाद बढ़ते आगे जाकर 1858 तक पूरे दक्कन क्षेत्र मुंबई से प्रारंभ कर मुंबई के दक्कन क्षेत्र तक पूरा पूर्णतः क्या हो गया? कायम हो गया। कौन हो? रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक ना। अब कहता है रैयतवाड़ी व्यवस्था के क्या मुख्य विशेषताएं थे, इसके बारे में बताता हूँ। रैयतवाड़ी व्यवस्था के मुख्य 5 विशेषता हैं। पहला विशेषता यह था क्या, जो सरकार और किसानों के बीच डायरेक्ट सरकार और किसान के बीच संबंध था। इसके बीच में कोई बिचौलिए दलाल की आवश्यकताएं नहीं थी। ठीक ना। और क्या, भूमि स्वामित्व यानी जमीन के मालिक अपने जमीन को क्रय विक्रय कर सकते हैं, यहाँ तक कि गिरवी भी रख सकते, बंधक भी रख सकते थे। और क्या, अगर लगान आप नहीं समय पर दे रहे हैं, यानी कि लगान अगर समय पर नहीं दे रहे हैं, तो सरकार आपकी जमीन को क्या कर लेगी? जब्त कर लेगी, रख लेगी। समझ गए ना। उसके बाद लगान अगर देने के से लेकर शुरू से लेकर के 30 वर्ष के बाद आपकी जमीन को पुनः सर्वेक्षण किया जाएगा, पुनः समीक्षा करने की व्यवस्था की गई थी। इतना ही नहीं, राजस्व के रूप में किसानों का उपज का हाफ यानी आधा भाग उसको देना था, जो धन के रूप में दिया जाता था। यही था आपका क्या? रैयतवाड़ी व्यवस्था। चलिए आगे मैं महलवाड़ी को आपको समझाता हूं। महलवाड़ी व्यवस्था क्या? रैयतवाड़ी में बताया कि जो किसान और सरकार के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था। और ठीक इसके विपरीत महलवाड़ी व्यवस्था, महल का शाब्दिक अर्थ होता जागीर या गांव। तो महलवाड़ी व्यवस्था में क्या था, जो किसान जो है, किसान को सीधा सरकार के साथ संबंध नहीं था। ये किसके साथ था? ये मुखिया या जमींदार या लंबरदार के द्वारा वसूली किया जाता था। जानते हैं इसकी शुरुआत 1922 में हुई थी। कब हुई थी? 1922 में महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। या गंगा घाटी के तरफ में आप कह सकते हैं, इधर पंजाब में यह व्यवस्था क्या हुआ? तो लागू हुआ था, महलवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। कहा था इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्र और पंजियों का प्रयोग किया गया था। मानचित्र नक्शा का प्रयोग किया गया था पहली बार। समझ गए ना।
इस व्यवस्था के जन्मदाता अगर कोई थे, उनका नाम क्या था? मैकेंजी। और क्या नाम है? हॉल्ट मैकेंजी। अब कहा था 1833 में मार्टिन बर्ड एवं जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में अपने अच्छे रूप में सामने आए थे, सबसे अच्छा रूप में सामने आई थी। जानते हैं उससे पहले पूर्व में 2/3 उसका लेता था, अब कितना? 1/2 यानी 50% दिया जाता था। देखिए, भू राजस्व संग्रह करने की 3 विधियां, एक जमींदार, एक आपका रैयतवाड़ी, और एक कौन था आपका? तो महालवाड़ी। रैयतवाड़ी, जमींदारी, महालवाड़ी। जमींदारी में 19%, रैयतवाड़ी में 51% और महलवाड़ी में कितना? 30%। अब जमींदारी में मालिक कौन होते थे? तो जमींदार होते थे। और उस समय योजनाकार कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस और कर्नल जोनसोर था जमींदारी व्यवस्था का। और रैयतवाड़ी में, तो रैयतवाड़ी में कह सकते हैं किसान था उसका मेन, यानी कि पक्ष था उसका किसान का था, और कौन? रीड और टॉम्स मुनरो था। और महलवाड़ी में लंबरदार मुखिया चालू कौन किया था? मैकेंजी। कर्नवालिस को पुलिसिया कार्रवाई का जनक, नागरिक सेवा का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस कहते हैं। इस तरह से कॉर्नवालिस की बातों को मैंने देख लिया। अब आगे आप लोग को लेकर चलते हैं सर जॉन सॉर्ड में। सर जॉन सॉर्ड में एक इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे। सर जॉन सॉर्ड 93 से 98 के बीच था। इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाया था। क्वेश्चन है, हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाया था? सर जॉन सॉर्ड ने अपनाया था। आगे चलते हैं लॉर्ड बलेजली में। लॉर्ड बलेजली का कार्यकाल 1798 से लेकर के 1805 ईस्वी तक था। लॉर्ड बलेजली का कार्यकाल जानते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे बलेजली का नाम सामने आया, बलेजली को बंगाल का शेर भी कहते थे। बंगाल का शेर किसे कहते हैं? लॉर्ड बलेजली को। और लॉर्ड बलेजली जो था 1798 से लेकर 1805 तक का कार्यकाल था। इन्होंने सहायक संधि की शुरुआत किया था। सहायक संधि की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड बलेजली। ऐसे तो सहायक संधि की शुरुआत फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा की गई थी, लेकिन इसके बाद अगर कहा जाता है सहायक संधि की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड बलेजली ने किया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम अगर कोनो राज्य का शहर था, कौन था? हैदराबाद। कौन था? हैदराबाद, जो 1798 ईस्वी में इसका तो आप स्थापना किया, सहायक संधि का स्वीकार किया था। 1799 में तंजौर और मैसूर 1799 में, अवध 1801 में, और एक पेशवा जो है 1802 में, और 3 में था बरार और भोसले, 4 में था सिंधिया। इत्यादि राज्य ऐसे हैं जो क्या सहायक संधि को स्वीकार किए थे। ठीक ना? कहा जाता है अन्य कई राज्य कई जगह थे जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया था, जैसे जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी और कहते हैं भरतपुर इत्यादि भी सहायक संधि की शुरुआत किया था। एक देखिए सहायक संधि स्वीकार न करने वाला एक था इंदौर, मध्य प्रदेश में इंदौर है। वो इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि की शुरुआत नहीं की थे। देखिए आप लोग को मैं पीछे क्लास में बताया था, जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टिप्पू सुल्तान के मृत्यु हुई थी। 1799 टिप्पू सुल्तान की मृत्यु किस गवर्नर के समय में हुआ था? लॉर्ड बलेजली के समय में। समझे ना? कहता है जब अंग्रेजी शिक्षा, यानी कि कह सकते हैं अंग्रेजों को भारतीय भाषा को प्रशिक्षित करने के लिए कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब किया गया था? 1800 में। किसके द्वारा? लॉर्ड बलेजली के द्वारा किया गया था फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। ठीक ना? और 1854 में अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा था। ठीक ना? और 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारी की शिक्षा का प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में, यानी भारत में जो भेजता था उसके लिए इंग्लैंड में 1806 में हेलबेरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया था, जहां नवयुवकों को प्रशिक्षण दिया जाता था। जब भारत में जाइएगा तो कैसे बात कीजिएगा, कैसे क्या करना है। हाँ, बलेजली तो अपने आप को स्वयं बंगाल का शेर कहा जाने लगा था या कहलाता था। ठीक ना? देखिए कॉर्नवालिस दूसरा कार्यकाल 1805 में आया था, बट उसका मृत्यु हो गई, इस कारण कॉर्नवालिस बहुत दिन तक नहीं था। ये आपका मैं बलेजली के बारे में बताया। थोड़ा सा और आगे बढ़े
सर जॉन बार्लो। सर जॉन बार्लो के बारे में समझे, एक इंपॉर्टेंट घटना है, याद रखेंगे। वेल्लोर में सिपाही विद्रोह, क्वेश्चन रहेगा, वेल्लोर में सिपाही विद्रोह किसी काल में हुआ था? कहेंगे सर जॉर्ज बार्लो के समय में, सर जॉर्ज बार्लो के समय में हुआ था वेल्लोर में सैनिक विद्रोह, याद रखेंगे। आगे चलें, लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम जो है, इसका कार्यकाल 7 से लेकर 13 तक, 6 साल, 7 से 13, 1807 से लेकर 1813 ईस्वी तक लॉर्ड मिंटो प्रथम का कार्यकाल था। देखिए उस दिन मैं आप लोग को बताया था जो अमृतसर की संधि, अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में। किसके बीच में? महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। हाँ, और इसी मिंटो के समय में ही चार्टर एक्ट 1813 आया था। इंपॉर्टेंट बात, दोनों इंपॉर्टेंट है। जो मिंटो प्रथम के समय में ही सर्वप्रथम कह सकते हैं अमृतसर की संधि हुई थी, जो रणजीत सिंह अंग्रेजों के बीच हुई थी 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को, और अध्यक्षता कौन किया था? मेटकॉक। इसी समय चार्टर 1813 पास हुआ था, ठीक ना। कहता है, इसके बाद चलें लॉर्ड हेस्टिंगस। लॉर्ड हेस्टिंगस के समय में चलते हैं 1813 से लेकर 1823 में। इसी समय में आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच में हुआ था। 1814-16 के बीच में हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। और 1816 में इंपोर्टेंट बात, सुगौली की संधि कब हुई थी? 1816 में। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंगस समय में। पिंडारियों का दमन, इंपॉर्टेंट घटना, सुगौली की संधि हुआ था हेस्टिंगस समय में। कहेगा आपका पिंडारियों का दमन कब हुआ था? हेस्टिंगस समय में हुआ था। और इसके प्रमुख नेता थे कहते चीतू, करीम खां इत्यादि था, ठीक ना। कहता है मतलब इसने प्रेस प्रतिबंध समाप्त करने का प्रयास तो मार्गदर्शन का नियम बनाए थे, कौन ने? हेस्टिंगस लिया था। इसी के समय में टेनेंसी एक्ट आया था 1822 में। टेनेंसी एक्ट कब आया था? 1822 में आया था, हेस्टिंगस के समय में, ठीक ना। तो आज मैं आप लोगों को कर्नवालिस का बात पढ़ाया, उसके बाद सर जॉन सॉर के बारे में, बल्लेजलिक के बारे में बताया, चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को बताया, सॉरी बार्लो के बारे में बताया, मिंटो के बारे में बताया, हेस्टिंगस पढ़ाए। कल हम लोग एमहर्स्ट से चलेंगे। आज का क्लास यहीं तक। आप लोग भी रेगुलर रहें और सक्सेस पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।